नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेंट करने वाली जो आपकी बुक है ट्रिपल ए, उसकी यूनिट फिफ्थ हमारी रनिंग में है और यूनिट फिफ्थ का लेक्चर 9th है, जिसमें हम आईपीएस पर बेस्ड ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल सेट जो पढ़ रहे थे उसकी थ्योरम 6 को प्रूव करेंगे। तो इसमें क्या बोल रखा है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। कोई भी जो आपका फाइनाइट डायमेंशन का जो आईपीएस है, सपोज वी, ठीक है, उसकी डायमेंशन को सेलेक्ट कर लेंगे, काउंटेबल है, तो वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस रखेगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं लेट करता हूं इसकी डायमेंशन को v, लेट डायमेंशन ऑफ v इक्वल n, और n इसकी डायमेंशन है, इसका मतलब इसकी बेसिस में n एलिमेंट होंगे। लेट इसकी बेसिस को मैं b से डिनोट कर देता हूं, तो n एलिमेंट बनाओ, v1 v2 अप टू vn, बी ए बेसिस ऑफ v। ये तो सिंपल बेसिस है, हमको प्रूव क्या करना है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस रखेगा कौन, ये जो v है ये। ठीक है, अब ऑर्थोनॉर्मल वर्ड आया है तो इसका मीनिंग क्या है, वेक्टर का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आना चाहिए और बाकियों के साथ 0 आना चाहिए। तो ये थोड़ी डिफरेंट थ्योरम है, इसमें एलिमेंट आपको लेट करने होंगे। तो मैं लेट कर लेता हूं u1, कहां से, यहां से, सपोज v1। अब इसको मैं यूनिट वेक्टर बनाना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि खुद के साथ इनर प्रोडक्ट मेरे को 1 लेके आना है, और कोई भी वेक्टर जिसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होता है तो वो तो यूनिट वेक्टर होता है ना। तो इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी के नॉर्म से डिवाइड कर दो, एंड u1 में मैंने इसी के नॉर्म से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, पूरा यूनिट वेक्टर आ गया। तो इसको मैं w1 बोल देता हूं। ठीक है, ऐसे ही अब मैं u2 बनाऊंगा, लेट u2 किससे बनेगा, v2 से। बनाने का तरीका जो आप पहले कर चुके हो, ठीक है, कैसे क्या था, इसमें से माइनस करो इनर प्रोडक्ट ऑफ v2 विद जो बन चुका w1 बन चुका ना, इनटू w1। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे समेशन अप्लाई नहीं किया, उनमें तो समेशन था, तो वहां पे n एलिमेंट के लिए था, और यहाँ पे कौन बन चुका, w1, एक ही तो एलिमेंट बना है ना, तो एक के लिए क्या समेशन अप्लाई करोगे। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो u2 है ना, ये 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा ये आपको बताना पड़ेगा। हेयर u2 नॉट इक्वल 0। अब इसका रीजन, एज इफ u2 इक्वल 0, अगर u2 0 आता है देन तो क्या होगा, देखो u2 को 0 करो, यानी v2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v2 विद w1 इंटू w1 इक्वल 0। इसको ट्रांसफर कर दो, v2 इक्वल इनर प्रोडक्ट ऑफ v2 विद w1 इंटू w1। ठीक है, ओके। अब देखो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, किन्हीं भी दो वेक्टर का जब आप इनर प्रोडक्ट निकालते हो तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, और w1 क्या आपके पास, ये तो इसको मैं ये लिख देता हूं, u1 अपॉन नॉर्म ऑफ u1। अब ये देखो ये पूरा स्केलर है, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर है ना, तो आया क्या आपके पास, v2 इक्वल जो भी स्केलर है, सपोज अल्फा है ना, इंटू u1, और u1 क्या है, v1 है। तो v1 और v2 इनमें ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है, a इक्वल लैम्डा बी फॉर्मेट का, उसको हमने क्या बोला था, ये एलडी होते हैं, है ना। तो क्या लिखे यहाँ पे, हेयर v1 एंड v2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन ये एलिमेंट कहां के थे, b के थे, और b क्या है, बेसिस है, बेसिस है तो li भी है। अब ये li है तो ld कैसे हो सकते हैं, इसका मतलब ये केस इंपॉसिबल है, जो आपने u2 को 0 किया ना, ये गलत है। ठीक है, तो क्या लिखें, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल दैट इज u2 इक्वल नॉट इक्वल 0, इसका मतलब u2 नॉट इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना था, बता दिया, u2 नॉट इक्वल 0 आपने कर दिया। अब u2 बना लिया तो आप w2 भी बना लो, मतलब इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, तो w2 क्या आएगा, देखो w2, इसको नॉर्म में इसको यूनिट में कन्वर्ट कर लो, यानी u2 अपॉन नॉर्म ऑफ u2, ये आ गया आपके पास w2। ठीक है, अब खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 1 और बाकियों के साथ 0 बताना है ना। तो देखो w1 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या रहे, खुद के साथ 1, क्यों, क्योंकि w1 क्या था आपके पास, यूनिट वेक्टर था, तो यूनिट वेक्टर में खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 1 ही तो होता है। एंड w2 के साथ इनर प्रोडक्ट वो भी 1। अब इनका रीजन बता दो, एज w1 एंड w2 आर यूनिट वेक्टर्स, तो यूनिट वेक्टर के लिए खुद के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आता है, 1 आता है। अब
डिफरेंट के साथ निकालो, मतलब हमने तो अभी दो ही तो एलिमेंट लिए, दो ही तो वेक्टर लिए, W1 W2, तो इनका आपस में इनर प्रोडक्ट निकालो। नाउ W1 का इनर प्रोडक्ट किसके साथ? W2 के साथ। क्या आएगा देखो, W1 कोमा W2 की वैल्यू पुट कर दो। W2 के आपके पास W2 ये रहा ना, U2 अपॉन ये वाला। तो ऐसा करता हूं मैं, ये जो स्केलर इसको बाहर ले लेता हूं, और W1 एज इट इज था, U2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी W2 की, U2 अपॉन नॉर्म ऑफ, नॉर्म को मैंने बाहर कर दिया स्केलर होने की वजह से, ठीक है। 1 अपॉन नॉर्म ऑफ U2 और W1 का इनर प्रोडक्ट U2 के साथ। U2 की वैल्यू देखो क्या है, U2 हमने बनाया था कहां, ये रहा, V2 माइनस V2 का इनर प्रोडक्ट W1 के साथ और बाहर W1, ठीक है। ओके, अब इनको सोल्व कर लो। 1 अपॉन नॉर्म ऑफ U2, अंदर क्या है, W1 का V2 के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर माइनस इसका इसके साथ करेंगे तो ये तो स्केलर, इसको लिखा पहले मैंने V2 कोमा W1 को, और इसका इसके साथ करो W1 का W1 के साथ, W1 कोमा W1, ठीक है। अब W1 कोमा W1 ये क्या है, 1 है, तो ये तो 1 हो गया। बचा क्या, W1 कोमा V2 माइनस V2 कोमा W1, ये सेम ही तो है, V2 कोमा W1 लिखो या W1 कोमा V2 लिखो, एक ही बात है। तो ये तो 0 आ गया, 0 इंटू एनी नंबर 0। W1 का W2 के साथ, यानी अलग अलग खुद का किसी दूसरे के साथ, किसी एलिमेंट, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और खुद के साथ क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। इसका मतलब हमने दो एलिमेंट लिए थे, दो एलिमेंट का जो सेट है W1 W2 वो क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट बन गया, ठीक है। दैट इज, नीचे दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा, दैट इज सेट W1 कोमा W2 इज ऑर्थोनॉर्मल सेट। ये तो दो एलिमेंट के लिए, दो वेक्टर के लिए आया। अगर मैं तीन वेक्टर के लिए फाइंड करना चाहूं तो मेरे को U3 फाइंड करना पड़ेगा। U3 कहां से आएगा, V3 से आएगा। तो क्या लिखेंगे, U3 इक्वल V3 माइनस V3 कोमा W1 और बार W1, फिर माइनस V3 कोमा W2 जो बन चुके, W1 W2 बन चुके ना, तो उनके साथ दोनों लिखोगे आप, है ना। अच्छा, ऐसे अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल मान लेते हैं हम UR+1, तो उसके लिए देखते हैं, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं अब। तो पहले तो हम UR+N बनाएंगे, ठीक है, फिर WR+N बनाएंगे। अभी तो दो एलिमेंट के लिए, यानी W1 और W2 ऑर्थोनॉर्मल हुए हैं, ठीक है। इन जनरल UR+1 कैसे बनेगा, VR+1 से, तो VR+1 माइनस R तक बन चुके, जैसे मैं U3 की बात कर रहा था तो W1 W2 से बना रहा था, यानी W3 के लिए W1 U3 के लिए 1 और 2 वाला बन चुका था, तो R+1 के लिए R तक बन चुके होंगे। तो क्या करेंगे, यहां पे R तक बन चुके हैं तो इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं, समेशन अप्लाई कर देंगे, I इक्वल 1 to R, और आएगा क्या, VR+1 का इनर प्रोडक्ट WI के साथ और बाहर WI, I इक्वल 1 to R के लिए, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे भी आपको लिखना होगा हेयर UR+1 नॉट इक्वल 0, ठीक है, बस उसमें रीजन बता दी, यहां पे मत बताओ। अब क्या करें, WR+1 बनाओ। नाउ WR+1 क्या आएगा, इसमें डिवाइड कर दो इसके नॉर्म से, तभी तो ये यूनिट वेक्टर में बदलेगा। UR+1 से डिवाइड कर दिया, अंधेरा हो गया, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ ब्लर हो रहा है, मैनेज करना आप, ना। WR+1 हो गया, ठीक है। अब WR+1 आ गया आपके पास, ओके। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां की बात करूं तो जो W1 का W2 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आया था, 0 आया था, यानी W2 जो है वो W1 के ऑर्थोगोनल था, क्योंकि W1 का W2 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या था, 0 आया था, ठीक है। तो W2 आया था W1 के ऑर्थोगोनल, तो यहां पे WR+1 की बात करूं तो इससे पहले जो बन चुके उन सभी के ये ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। तो क्या लिखें, WR+1 is orthogonal to each
W1 W2 अप टू जो बन चुके R तक बन चुके ना, WR, यहां तक अगर इनका इनर प्रोडक्ट निकाला जाए इसके साथ तो 0 आएगा। और खुद के साथ क्या आ रहा था, W1 का W1 के साथ, W2 का W2 के साथ 1 आ रहा था, ठीक है। ओके, देन बाय सिमिलर वे वी गेट, क्या मिलेगा हमको, ऑर्थोनॉर्मल सेट मिल जाएगा। उसको मैं एस डैश से डिनोट कर देता हूं, और वो क्या आएगा, W1 W2 कहां तक, N तक आ जाएगा। N तक हम आगे लेके जाएंगे ना। देन बाय सिमिलर वे अप टू N, अप टू N तक। तो ये क्या आ गया, एस डैश इज ऑर्थोनॉर्मल। ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है। सेट ऑर्थोनॉर्मल क्यों है, क्योंकि जो भी आप बना रहे थे उन अलग अलग के साथ तो क्या आ रहा है, इनका इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, और खुद के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है। अब एस डैश ऑर्थोनॉर्मल सेट आ गया, ठीक है। अब इस एस डैश को ही मैं वी की बेसिस बता दूं तो कैसी बेसिस हो जाएगी, वी की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो जाएगी। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट तो मैंने बना लिया, अब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनानी है ना। तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, तो ये एल आई तो है, क्यों, क्योंकि ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट अगर होता है, कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है तो वो एल आई तो होता ही है। तो क्या लिखें, सिंस एस डैश इज एल आई, क्यों, रीजन बता दो, एज एस डैश कैसा है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है, और प्रत्येक ऑर्थोनॉर्मल सेट एल आई तो होता है, इसलिए एस डैश क्या आ गया, एल आई आ गया। अब एस डैश वी को स्पान करना चाहिए, तो अब समझो इसको, एस डैश वी को स्पान भी कर रहे हैं, क्यों, वी की बेसिस आपने लेट की थी शुरू में n, वी की बेसिस में n एलिमेंट है, ये आपको पता है, और n एलिमेंट का सेट एस डैश है, लेकिन कैसा एल आई है। तो एक थ्योरम पहले भी आई थी, उसमें भी हमने डिस्कस किया था, अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन आपको पता है और उतने ही एलिमेंट का कोई एक सेट अगर एल आई है तो वो स्पान करेगा, और अगर उतने ही एलिमेंट का कोई एक सेट स्पान कर रहा है वी को तो वो एल आई होगा, ठीक है। तो ये जो एस डैश है ये एन एलिमेंट वाला सेट है, वी की डायमेंशन भी आपको एन रखी है, तो ये सेट कैसा है, एल आई है, यहां पे देखो लिखा हमने एल आई है, तो ये स्पान भी करेगा। तो अब इसका रीजन बताना पड़ेगा, एस डैश स्पान वी एज, अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ वी क्या थी, एन थी, एन डायमेंशन का आपका आईपीएस था, और जो ये सेट है ये एल आई था, इस वजह से ये स्पान कर रहा है। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एस डैश एल आई भी है और स्पान भी कर रहा है, हेंस आईपीएस वी हैज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, एस डैश है ना, हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एज एस डैश, हेंस प्रूव, ये हमको प्रूव करना था।